जनरल साहब नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्कार सर, मनविंदर। कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कर्मचारियों को जेल से रिहा कर दिया है। फांसी की सजा से बचकर निकलने वाले इन 8 में से 7 भारत वापस लौट आए हैं। और सर आप फ़ौज में एक बहुत बड़े ओहदे पे रहे हैं बतौर सुरक्षा विशेषज्ञ, इसके अलावा काउंटर टेररिज़्म में भी आपने बेहतरीन काम किया है। आप कतर के पूर्व अधिकारियों की वापसी को किस तरीके से देखते हैं? हाँ, देखो मनविंदर, इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की जीत है और जी। भारत के प्रधानमंत्री ने जो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया और डायरेक्टली उनके इन्वॉल्वमेंट के कारण ही ये हो पाया है। क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा हादसा था भारत के लिए, क्योंकि इनको सजाए मौत मिल गई थी। और ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये करने क्या गए थे और क्या कर रहे थे, जिससे जी, थोड़ी क्लैरिटी आए। क्योंकि ये एग्ज़ैक्टली। आठों के आठों जो ऑफिसर थे, 7 ऑफिसर, 1 सेलर, ये हुँ, हुँ। रिटायर्ड नेवल ऑफिसर थे। इसमें से 3 कैप्टन थे, 4 कमांडर थे और 1 नेवल का सेलर था। और ये हुँ, हुँ। एक दोहा बेस्ड धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी, उसके हुँ, अंदर हुँ। आफ्टर रिटायरमेंट काम कर रहे थे। और जी, ये जी। जो 2 काम कर रही थी, एक तो ये ट्रेन करती है जो नेवल पर्सनल को, और दूसरा हुँ, जो हुँ। सबसे इम्पोर्टेंट काम इस कंपनी के साथ हो रहा था, वो था कि कतार के अंदर इटालियन जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन है, वो इंडक्ट हो रही थी। और वो जो सबमरीन थी उसके अंदर भी इलाके में भी ये काम कर रहे थे और वो हुँ, हुँ। एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में था। तो इनके ऊपर जो एक प्रकार से उँगली उठाई गई और जिसके कारण इनको केस भी इनके ऊपर किया गया, वो ये था कि ये जो 8 के नेवल पर्सनल थे, ये इन्वॉल्व थे स्पाइंग, जो एस्पिनेज एक्टिविटी, जो खबर दे रहे थे इस सबमरीन के बारे में इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को। तो ये एक बहुत बड़ा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, जो कि बिल्कुल झूठा था, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वहाँ गए थे क्योंकि ये काबिल थे, प्रोफ़ेशनली बहुत साउंड थे, कॉम्पिटेंट थे। अब उससे कुछ समय पहले ही वहाँ पर पाकिस्तान के एक ऑफ़िसर भी गए थे और आईएसआई के भी नुमाइंदे गए थे। तो ये पूरा हैंडीवर्क उनका ही था, क्योंकि उनको लगता है कि भारत की काबिलियत तो क्षमता ज़्यादा है और हर जगह भारत के ही जो रिटायर्ड ऑफिसर्स को लिया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल हैं। तो वो उन्होंने ये एक प्रकार से दाँव चला था और इस दाँव के कारण इनको सबको अक्टूबर 2022 में इनको एक प्रकार कन्फाइनमेंट में डाल दिया था, सॉलिटरी कन्फाइन में, और पिछले साल अक्टूबर में इनको सजाए मौत दे दी थी। तो बहुत बड़ा हादसा था भारत के लिए। फिर आगे जब पूछते हो फिर बताते मनमीत। यस। अ, एक आपका कमेंट चाहूँगी भारत और कतर के रिश्ते, इस पे हाँ, क्या कहते हैं आप? उसके बाद फिर हाँ, दूसरे सवालों पे आते हैं। हाँ, देखो, भारत और कतर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत के मूल के बहुत लोग वहाँ पर कतार में काम करते हैं और वहाँ की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी हैं, वहाँ की मार्केटिंग में भी हैं। और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है आने वाले टाइम में कतार के लिए। यही नहीं, जी। भारत के जो रिलेशनशिप हैं मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, बहुत ही अच्छे हैं। चाहे वो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतार, जॉर्डन, लीबिया, और चाहे आपका एक प्रकार से ईरान हो। तो क्योंकि शिया सुन्नी की लड़ाई आपस में है, ईरान और सऊदी और यूएई की, मगर जब बात आती है भारत के रिलेशन दोनों से ही बहुत अच्छे हैं। और यही नहीं, भारत के रिलेशन इजराइल से भी अच्छे हैं। तो मुस्लिम वर्ल्ड और जो वेस्ट एशिया का इलाका है, भारत की एक बहुत बड़ी पहुंच है और भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अब बात आती है कि भारत और जो कतार है, इनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है और क्यों बहुत अच्छे हैं। देखो, एक तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो ऑयल रिच भी कंट्रीज हैं, आने वाले टाइम में सारी जो सऊदी है, यूएई, ओमान, ये अपनी अब इकोनॉमी मार्केट को खोल रहे हैं। इनको पता है तेल कुछ साल ही रहेगा, उसके बाद तेल की अहमियत खत्म हो जाएगी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो थी वो नहीं रहेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना आएगा। तो इसलिए ये अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर रहे हैं और इसके कारण उनके साथ भारत के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप देखें, चाहे सऊदी है, यूएई है,
और ओमान है, ये सब इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। और इसी प्रकार से कतार भी एक ऐसा देश है, छोटा मुस्लिम देश है वैसे तो, मगर भारत मूल के लोग वहाँ बहुत काम करते हैं। और दूसरा देखो, इसका इम्पोर्टेंस आप समझना चाहिए, जो फीफा वर्ल्ड कप है वो भी अभी दोहा में हुआ था, और जी, ज्यादातर जो बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप है उनके हेडक्वार्टर भी दोहा में है। ये भी मान के चलना पड़ेगा, चाहे आपके तालिबान है, चाहे अब जी, ये हमास है। मगर ये भी सच्चाई है कि कतार एक बड़ा पॉजिटिव रोल भी प्ले करता रहा है समझौते कराने में। जिस प्रकार से इजराइल हमास के समझौते में वो ट्राई कर रहा है, जिस प्रकार से उसने तालिबान के बीच में भी बातचीत कराई थी यूएस से, तो ये सच्चाई। मगर भारत और कतार के रिलेशन काफी अच्छे हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और जो एमिरेट हैं कतार के, उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, और उनकी पर्सनल जो केमिस्ट्री है वो काबिल तारीफ है। तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि आज की तारीख में भारत के जो रिलेशनशिप मुस्लिम वर्ल्ड से हैं वो काबिल तारीफ है। मैं इसमें दूसरा ईरान है या आपका टर्की है, भारत ईरान के साथ बहुत अच्छा है, टर्की के साथ भी यूं तो इतने अच्छे रिलेशन नहीं है, ना टर्की के साथ, ना मलेशिया, ना पाकिस्तान, जो 3 देश हैं। मगर मलेशिया के साथ अभी हमारी इंप्रूवमेंट काफी हो रही है जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है वहां पर। और टर्की जो है उसके साथ भी रिलेशन अच्छे करने की भारत कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जो कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट था जब बहुत भारी अर्थक्वेक आया था टर्की में। तो वो भारत ही था जिसने वहां पर अपनी सहायता भेजी थी और मेडिकल हॉस्पिटल भेजा था, जो दूसरे देश भेज नहीं पाए थे। तो ये सच्चाई हुँ, है। हुँ। तो मैं ये ओवरऑल यही कहूंगा मनविंदर, भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है कतार से और सारे मुस्लिम वर्ल्ड से। अ, ये जो सैन्य अधिकारी पहुँचे हैं आधी रात में, इसमें एक बड़ा पहलू ये भी जुड़ा हुआ है कि इनका कसूर क्या था? ये कभी नहीं बताया गया, कभी इसे रिवील नहीं किया गया। क्या मतलब क्या वजह है? देखो, 2 वजह है। एक तो ये सच्चाई है कि कतार जैसे देश जो मुस्लिम वर्ल्ड के देश हैं, ये ज़्यादातर जो कि एमिरेट्स कंट्रोल करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कुछ पता नहीं चलता बाहर। ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, जो वो प्रेस में देते हैं वही। और कुछ एक चीज़ें जो हमारे डिप्लोमेट्स को भी पता है, वो इसको एक प्रकार डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारे जो 8 पर्सनल थे, नेवल पर्सन, वो एक सजाए मौत दे रखी थी उनको। तो ऐसे में बिहाइंड द कर्टन काम करना बहुत जरूरी था। डिप्लोमेसी का मुजाहरा अच्छी करके, और किसी तरीके से किया क्या भारत ने कि जो डिप्लोमेसी है, सबसे पहले कौंसलर एक्सेस लिया गया, बातचीत की गई, और फिर जो कोर्ट के अंदर अपील की गई, और उसके बाद दिसंबर में जो है उसको सजा मौत को इन्होंने इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट किया। और इसके साथ साथ जो भारत के प्रधानमंत्री थे, वो दोहा में जब गए थे कॉप 28 के साइडलाइन में, वो अमीर ऑफ कतार से मिले, उनके रिलेशन बहुत अच्छे, उससे बड़ा फर्क पड़ा। तो ये सच्चाई है कि चार्ज अनऑफिशियली जो हमें पता चला है वो यही है कि क्यों ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली जो सबमरीन है इटालियन, वो इंडक्ट हो रही थी कतार के अंदर, और उसके अंदर काम चल रहा था। और क्योंकि ये वहीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे, तो इनके ऊपर उंगली उठाई गई थी कि ये जो थे इन्वॉल्व थे स्पनेज और स्पाइंग एक्टिविटी में, जो कर रहे थे इसराइल के लिए। मगर ये सोचना चाहिए कि भारत के जो ये वेटरन्स है, ये प्रोफेशनल्स है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। उनको मालूम है, उनको अहमियत पता है, वो नेवी में रह चुके हैं। ये सारा काम कराया है आईएसआई ने, क्योंकि आईएसआई ने जाके कतार में क्या पट्टी पड़ी है, किस प्रकार से ये चीज हुई है, ये इसके बारे में सच्चाई पता लगाना तो इतना आसान नहीं है। मगर हम 2 और 2 4 कर सकते हैं कि ये सारा का सारा कामों जो है वो काम कराया हुआ है आईएसआई का। देखो, मैं अपने व्यूअर्स का ध्यान ले जाना चाहूंगा, जब हमारे कमांडर कुलभूषण जाधव थे, वो भी एक प्रकार से ईरान के अंदर अपना रिटायरमेंट के बाद बिजनेस कर रहे थे, उनको भी चाबार पोर्ट से उठाया था आईएसआई ने, और उसके बाद उसको लेके चले गए वो पाकिस्तान में, और दिखाया कि बलूचिस्तान में। देखो, पाकिस्तान की आईएसआई किसी हद तक जा सकती है, और पाकिस्तान की आईएसआई वो ये क्यों कर रही है, उसको लग रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड में अब, कभी किसी जमाने में जो उनका डंका बजता था
कि चाहे तो वो सिक्योरिटी फोर्सेज उनके लेते थे, उनकी टेक्निकल टीम जाती थी। आज वो नहीं रहा, आज वो भारत ने ले लिया है। तो कहीं ना कहीं वो भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत की बजाय पाकिस्तान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, क्योंकि इसमें पैसा बड़ा मिलता है। तो ऐसे में ये सारा मुझे लगता है पाकिस्तान की हैंडी आईएसआई का करा करता है, और ये हैंडी वर्क है। मगर ये सच्चाई है कि एंड में ये डिप्लोमेसी की जीत हुई। भारत की जो डिप्लोमेसी है, मैं उसके ऊपर भी कुछ एक बात बताना चाहूंगा कि जी, भारत की ज़रूर। जो प्रेजेंट डिप्लोमेसी है वो बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही काबिल है, बिहाइंड द कर्टन काम करती है, चुपचाप करती है, ज्यादा फालतू बात नहीं करती। जिस प्रकार से भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, वो उन्होंने इसमें काम किया है, वो काबिल तारीफ है। और ये तो सच्चाई है कि कौन भूल सकता है भारत की लीडरशिप को। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, आज वो टॉलेस्ट लीडर हैं वर्ल्ड के, सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। और जी, उनके अंडर कमांड जो 10 साल में भारत ने क्या कुछ नहीं कर दिखा। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। किसी जमाने में 2014 तक हम 10वीं इकोनॉमी थे, और आने वाले 2 साल में या 2-3 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। तो भारत का डंका बज रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। और 2047 तक हम एक प्रकार से एडवांस कंट्री बन जाएंगे, कि डेवलप्ड कंट्री जिसको बोलते हैं, वो बन जाएंगे। तो ये सच्चाई है कि ये जो कार्रवाई है वो बड़े आराम से चल रही है। और यही नहीं, देखो आपको मनविंदर ये तो मालूम है अपने व्यूअर्स को कि भारत की डिप्लोमेसी और ये इतनी अच्छी है कि जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, वो भारत की जो कार्रवाई करता है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, भारत के लोगों को निकालना था, तो भारत की ही एक ऐसा देश है जो अपने नागरिक को निकाल गया। यही नहीं, पाकिस्तानियों को भी निकाला, श्रीलंकन को भी निकाला, उसके बाद नेपाली और बांग्लादेश के वालों को निकाला। इसी प्रकार से जब इजराइल हमास की लड़ाई हुई, तो सभी इंडियंस को इवैक्यूएट किया और बाकियों को भी लेके आए। और सूडान में, साउथ सूडान में जब प्रॉब्लम हुई थी, तब भी लेके आए। तो ये सच्चाई है, भारत की काबिलियत और क्षमता बहुत है, और भारत की मानता है। सभी देश भारत की रिस्पेक्ट करते हैं, और भारत की मदद करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। मनविंदर। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय भारत का डंका बज रहा है और मोदी जी के बुलंद इक़बाल ने मजबूर किया कतर को। सैन्य अधिकारी बिल्कुल। हमारे सकुशल लौटे हैं। ये रिहाई सर ऐसे समय में हुई है जब भारत और कतर के बीच गैस को लेकर के एक अहम समझौता हुआ है 6 फरवरी को, और इस समझौते के तहत भारत कतर से अ, 2048 तक लिक्विड नेचुरल गैस खरीदने वाला है। ये ये सब बहुत। आखिर ये सब हाँ, चीज़ें बोलो। भी मैटर करती हैं। बिल्कुल मैटर करती हैं। आपको समझना चाहिए कि उसको लगता है कतार को कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। जैसा मैंने बताया था, मैं इसके बारे में आगे बताने वाला था आपको, कि जी, जो जी। नेचुरल गैस है वो ले रहे हैं, 2048 तक का ये समझौता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गैस चीपेस्ट होगी, ये समुद्र के थ्रू आएगी पाइपलाइन से, और बहुत ही काबिल तारीफ है। ये सच्चाई है कि भारत के साथ हर कोई देश रिलेशनशिप रखना चाहता है, और वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। और भारत का डंका इसलिए बज रहा है कि भारत के साथ हर कोई आगे बढ़ के करना चाहता है, क्योंकि भारत जो है एक टेक्नोलॉजी का हब सेंटर बन गया है। आज की जी, तारीख में जो टेक्नोलॉजी आ रही वो काबिल तारीफ है। कहीं ना कहीं भारत जो है यूरोप को पीछे छोड़ गया। आप यूपीआई में देखें, डिजिटल उसमें देखें, कहां से कहां पहुंच गया। आज की तारीख में भारत सेमीकंडक्टर आने वाले टाइम में बनाएगा, जो कि आज की तारीख में वो 60 से 70% ताइवान में बनता है, कुछ एक चाइना में, कुछ एक अमेरिका में, कुछ एक जापान में। वो आने वाले टाइम में 50% के करीब भारत बना पाएगा सेमीकंडक्टर और चिप्स भी। और इसी प्रकार आज की तारीख में जो आपका मोबाइल टेलीफोन है, 50% भारत में बनने लगे। तो एक भारत बहुत ही बढ़ता हुआ देश है, टेक्नोलॉजी का हब सेंटर है। तो ये सच्चाई है कि आज हर कोई मुस्लिम देश भारत के साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है। और अभी आप देखें, यूएई है। आप किसी ने सपनों में भी सोचा था कि वहां पर भी मंदिर बन सकता है? ये अगर आपको मैं 5-7 साल के बाद पहले जी, कहता, जी, आप कहते सर ये नहीं हो सकता, आप जी, शायद ऐसा होना मुस्लिम वर्ल्ड में बड़ा मुश्किल है। मगर जी, वो हो रहा है, और वो खुद बनवा रहे हैं, और
जी, 14 फरवरी को 14 उसकी 14 इनॉग्रेशन है। फरवरी को प्रधानमंत्री जा रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसके लिए। इससे जी, ज़्यादा क्या आपको फ़क्र की बात हो कमाल। सकती है? तो जी, ये कमाल तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप का, इसमें कोई शक नहीं। एक बहुत ही डायनामिक लीडरशिप है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। देखो भारत का जो कद बढ़ रहा है, आज आप यू फील टू से दैट यू आर अ इंडियन। अगर आप जाते हो, मैं काफ़ी टूर में गया था यूरोप में, अमेरिका में, जब उनको पता चलता है कि आप भारत के हैं और पुराने सोल्जर हैं, तो आपके ऊपर बड़ी इज्जत पड़ती है। और भारतीय जी, कहने पे एक जो बातचीत और भारतीय कहते कहते प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका नाम पूरा वर्ल्ड जानता है। तो ये सच्चाई है कि भारत का डंका बज रहा है। और ये जो सारी कार्रवाई जो कतार ने की है, उसकी वजह यही है कि आज वो भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन चाहते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन। आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी मार्केट है भारत, और भारत के बहुत मूल के लोग कतार में भी काम कर रहे हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उनकी इकोनॉमी पे भारत का वैसे भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मनिंदर। चलते-चलते एक सवाल दिमाग में आ रहा है, क्योंकि भारत इस समय एक बहुत ही मजबूत देश बन रहा है विश्व के सामने। उसकी जो शक्ति है, सभी लोग उसकी तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं। तो ये जो इन सैनिकों को, आपको कहीं लगता है कि ये जो फांसी की पहले सज़ा, पहले आरोप लगाया जासूसी का, देन फिर एकदम से फांसी की सज़ा सुनाई, ये कहीं न कहीं कतर की भारत पर एक प्रेशर टैक्टिक्स थी? या मतलब कि भले ही उसके पीछे आईएसआई हो, मतलब क्या आप क्या मान रहे हैं इसको? क्योंकि देखो मनविंदर, ये आप भी समझ रहे हैं कि ये बहुत गंभीर मसला था। ये तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमाल समझिए कि ये सब लोग सकुशल भारत लौट आए हैं। क्या कहते हैं सर? देखो मनिंदर, मैं यही कहूंगा कि असलियत पता लगाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जी, ऐसे देश जो हैं, इनके अंदर से निकलना बात कुछ नहीं। इनका जो लॉ सिस्टम भी बड़ा अलग है, इनके काम करने का भी अलग है। अगर कोई छोटी सी भी गलती होगी, वो भी बड़ी गलती मानी जाती है। तो ये भी हमें एक सिखलाई है अभी इन केस के बाद बारे में, कि भाई आप जब बाहर जाते हैं तो आपको बहुत चौकन्ना, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में। मगर मुझे लगता है ज्यादातर इसमें पाकिस्तान की आईएसआई ने ये रोल प्ले किया है। एक ऐसा नेगेटिव रोल प्ले किया है कि उन्होंने एक जाल सा बुना है। और ये कहीं ना कहीं कतार की गवर्नमेंट को दिखाने की कोशिश की है कि भारत के जो ये नेवल ऑफिसर्स हैं, जो वेटरन्स हैं रिटायर्ड, ये कहीं स्पाइंग के काम कर रहे हैं, किसी न किसी इजराइल की कंपनी पे काम। ये एक किस तरीके से उन्हें करके दिखाया, ये तो अभी समय बताएगा, क्योंकि इसके बारे में बातें निकलेंगी। मगर ये लगता है, मुझे ये नहीं लगता कि कतार जानबूझ के करेगा, भारत पे कोई ऐसा इनडायरेक्टली प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये इसलिए नहीं लगता क्योंकि आज की तारीख में भारत और कतार के और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि वहां का जो तरीका बहुत अलग है, वहां का कोर्ट का सिस्टम बड़ा अलग है, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, मानते हैं सजाए मौत हुई, उसके बाद हमने कौंसलर एक्सेस ली, डिप्लोमेट्स ने बहुत अच्छा काम किया, बेस्ट ऑफ द लीगल ल्यूमिनरी भेजे गए, हमने उनकी अपील कोर्ट में अपील की, अपील हुई, अपील से उनकी लाइफ सेंटेंस मिली। और उसके बाद फिर भारत के प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बात की, जो अमीर ऑफ कतार उनसे मिले COP28 के साइडलाइन में, और फिर ये बातचीत। तो ये एक सच्चाई है कि बहुत ही ढंग से हमने किया। मगर क्या ये जानबूझ के कतार ने क्या, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मगर इसमें ये बात तो सच है कि पाकिस्तान की आईएसआई का बहुत बड़ा काम है। और पाकिस्तान की आईएसआई हर जगह करे। देखो, मैंने आपको बताया कमांडर कुलभूषण जाधव, इसको ये चाबार से उठा के ले गई है पाकिस्तान की आईएसआई, और इसको फिर दिखा रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये एस्पोनेज एक्टिविटी कर रहा है। एक नेवल ऑफिसर का क्या लेना देना एस्पोनेज एक्टिविटी से? वो तो चाबार के पोर्ट के अंदर बिजनेस अपना कर रहा था। तो ये सच्चाई है, ये आईएसआई किसी हद तक जा सकती है। तो दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बात कर रहे थे हम, कि आज भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो गया है और एक प्रकार फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इंडियन ओशन में भी। देखो, इंडियन ओशन में भारत आज रेड सी में जो होती रेबल्स हैं, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, भारत जो है अपनी 11 से 12 शिप भेज चुका है और हर एक कंट्रीज की मदद कर रहा है, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री भी जो हमारी साथी हैं। और हमने जो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डन है, जिसमें अमेरिका और कम से कम यूरोपियन देश है, उसका हिस्सा नहीं बने।
वो इसलिए नहीं बने कि हम नहीं चाहते कि हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करें ईरान के साथ, क्योंकि इनकी ईरान के साथ कन्फ्रंटेशन हो सकती है, और हम चाहते हैं कि हम अपना करें और एक इस प्रकार से करें कि आज भारत का डंका बज रहा है कि अगर वहां पर कोई सोमालिया के जो आपके सी पायरेट्स हैं या कोई और प्रॉब्लम आती है रेड सी में, तो सबसे पहले भारत की नेवी उसको हेल्प करती है। तो इसीलिए कहते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है भारत और फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। तो ये काबिले तारीफ है। तो ये दर्शाता है भारत की क्षमता और काबिलियत भी। देखो पहले बात तो कर सकते हो, जब तक आपकी क्षमता नहीं, काबिलियत नहीं, तो आप क्या कर सकते हो। आज आपकी नेवी की इंडियन ओशन में डंका बजता है। आज सभी देश कहते हैं, अमेरिका कहता है कि भाई इंडियन नेवी। तो ये बात है, ये अगर आप देखें हर तरफ से, ये बात हर जगह है पूरे वर्ल्ड के अंदर। भारत एक उभरता हुआ देश है, बहुत ही डायनेमिक लीडरशिप के साथ। मुझे लगता है आज भारत की जो पहुंच है और भारत की जो इज्जत है पूरे वर्ल्ड में, वो काबिले तारीफ है। मनविंदर। श्रीवास्तव, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को बहुत जानकारी दी अच्छी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मनविंदर। जय हिंद। जय हिंद।